बात अभी असीम कह रहे थे और जो बात आप कह रहे थे मैं उन दोनों को मिला दूं कि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदलती है और बदलती हुई टेक्नोलॉजी को अगर आप अडॉप्ट करते रहते हैं तो एक झटके में आपका उतना कैपेक्स नहीं आता। इसीलिए जो पुराने टेलीकॉम प्लेयर्स हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल का दौर है कि वो अभी भी 2G में ही पड़े हुए हैं और अब 5G की शुरुआत हो रही है। तो टेक्नोलॉजी का बिजनेस है ही ऐसा है दुनिया में, अब इसको आप कुछ नहीं कर सकते, आपको समय के साथ बदलते रहना चाहिए। मयूरेश जी ये बताइए कि अब एक सेगमेंट और टच कर लेते हैं, रिटेल वाला। रिटेल का डेटा ये कहता है कि इन्होंने 12,700 स्टोर्स बना लिए हैं, उससे ज़्यादा, और पिछले पैंडेमिक के दौरान में जब बड़ी मुश्किल के दौर से देश गुजर रहा तब भी उन्होंने 4 स्टोर्स रोज खोले हैं एवरेज। और ई कॉमर्स अपना है ही है इनका, 41.5% ऑर्गेनाइज मार्केट शेयर है इनके पास रिटेल का। तो इन दोनों को अब व्हाट्सएप के जरिए जो इन्होंने पहले टाइप कर रखा था ग्रोसरी को जोड़ देंगे। तो एक ये सेगमेंट है जिसमें उन्होंने कहा कि नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में कम से कम 4 या 5 टाइम्स इनका रेवेन्यू हो जाएगा। तो रिटेल एक बिग थीम है इस कंपनी के लिए और इस देश के लिए भी। वो एब्सोल्युटली नीरज जी। और जैसे इनके रेवेन्यूज या आय बढ़ी है पिछले कुछ वर्षों में 1,53,000 करोड़, एबिटा 9,865 करोड़, और एक्सपेक्टेशंस जो बांध के चल रहे हैं कि अगले 3 से 5 वर्षों में टॉप लाइन 3 गुना कर देंगे, 1 करोड़ से ज्यादा रिटेलर्स ये नेटवर्क में ऐड कर देंगे। और जो टाइट इंटीग्रेशन, जो आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, आई थिंक जो टाइट इंटीग्रेशन ये करेंगे प्लेटफॉर्म को, और जो प्लेटफॉर्म लेड बिजनेसेस हैं, आई थिंक जियो मार्ट को जिस तरीके से आई थिंक ये डेवलप कर रहे हैं और आगे जाके और भी डेवलप होगा, आई थिंक सप्लाई चेन इश्यूज से लेके फ्रंट एंड तक आई थिंक ऑल इश्यूज विल गेट सॉर्टेड आउट और एक सीमलेस पाइपलाइन बना देंगे विच विल बी वेरी वेरी इजी फॉर द न्यू रिटेलर्स टू अडॉप्ट। दूसरा आई थिंक जो क्लाउड की पार्थिव भी बात कर रहे थे और जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, आई थिंक जो ब्रॉडबैंड की सेवाएं कंज्यूम हो रही है एट अ लो कॉस्ट, अगर हम कॉस्ट अज्यूम करें इन टर्म्स ऑफ आवर ब्रॉडबैंड कंजम्पशन एंड कंपेयर दैट विद अ लॉट ऑफ डेवलप्ड मार्केट्स अक्रॉस द ग्लोब, वी आर फार कॉम्पिटिटिव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड फार फेयरली प्राइस्ड। इसके लिए जो पेनिट्रेशन लेवल्स हैं और जैसे पेनिट्रेशन लेवल्स प्लान्स के हिसाब से और बढ़ेंगी विद द फाइबर बैंड रोल आउट सो ऑन सो फोर्थ, जो एक्सपेक्टेशन हम बांध के चल रहे हैं इन सीमलेस एंड अ डिजिटल रीच, क्योंकि आई थिंक जितने कस्टमर्स को आप फिजिकली कॉन्टैक्ट या कन्वर्ट कर सकते हो उससे बहुत ज्यादा डिजिटली कन्वर्ट कर सकते हो, एंड दैट विल बी अ गेम चेंजर अलॉन्ग विद ऑल दीज अदर प्लेयर्स, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं जो टेक्नोलॉजिकल हेल्प और सपोर्ट लाएंगे, आई थिंक दैट विल बिकम अ बेस फॉर द जियो प्लेटफॉर्म्स। और ये जियो प्लेटफॉर्म्स का टेक्नोलॉजिकल बेस रिटेल यूज करेगा, ऑब्वियसली आई थिंक डिजिटल सर्विसेज यूज करेंगे, इवन द ग्रीन एनर्जी और द OTC बिजनेस। इसलिए रिटेल की जो इबिटा मार्जिन्स थी पिछले कई क्वार्टर्स से, दे आर शोइंग स्टेडी साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट, एंड विद इन रिटेल इटसेल्फ एजियो की उन्होंने बात की, हैव बीन प्रोसेसिंग अमेजिंग अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स। ओवरऑल जियो मार्ट की बात की एट द पीक लगभग आई थिंक 6.5 लाख ऑर्डर्स पर डे प्रोसेस किए। तो आप सोच सकते हैं कि विद स्केलेबल टेक्नोलॉजी अगर वॉल्यूम्स इसमें बढ़ते हैं तो जो उन्होंने 3 गुना का टारगेट दिया है टॉप लाइन में, और अगर 1 करोड़ रिटेलर्स ऐड हो जाते हैं पूरे नेटवर्क में, 3 गुना का टारगेट, EBITDA कैन एक्चुअली मल्टीप्लाई बिकॉज द कॉस्ट विल नॉट इंक्रीज सब्सटेंशियली। तो आई थिंक 8 से 9 गुना EBITDA बढ़ सकता है, एंड विद इन दैट आई थिंक ई कॉमर्स कैन हैव अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ ग्रोथ जो मार्जिन्स को प्रोटेक्ट करेगा। तो मुझे लगता है आई थिंक ये गेम चेंजर है एंड टेक्नोलॉजी इज द बेस बिहाइंड। हर 8 में से एक भारतीय जो है रिलायंस रिटेल से सामान खरीदता है, 30 लाख यूनिट रोज बिकती हैं। तनेजा जी आप टेक्नोलॉजी वाले को जोड़ना चाहेंगे, फिर अब मैं जी मैं O2C में कुछ आपसे पूछे, नहीं पहले आप टेक्नोलॉजी में बताइए थोड़ा। देखिए आपको याद होगा जिस समय जियो लॉन्च हुआ था उस समय मुकेश अंबानी की स्पीच क्या थी, उसमें मुख्य बात उन्होंने क्या कही थी, ये कही थी कि डेटा इज न्यू ऑयल, मतलब डेटा नया तेल है। तो रिलायंस आम आदमी भी, आप ज्यादातर रिलायंस का अगर आप बैलेंस शीट उठा के देखते हैं पिछले 20 साल की, 15 साल की, 5 साल की, तो ऑयल सबसे प्रोमिनेंट रहा है, चाहे वो पेट्रोकेमिकल रहा, लेकिन कुल मिलाकर के ऑयल की बड़ी भूमिका रही है। और रिलायंस को तमाम लोग ऑयल कंपनी के रूप में जानते हैं, खासतौर से देश के बाहर, कि और उनके डीएनए में ऑयल है। रिलायंस के डीएनए में, विमल को आप बाहर कर दीजिए, लेकिन डीएनए में ऑयल है, उनका डीएनए ऑयल है। जब जियो लॉन्च हो रहा था पर अंबानी साहब कह रहे थे कि डेटा इज न्यू ऑयल, मतलब सोच में ऑयल था। आज जो स्पीच आई है उसमें देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, आज जो स्पीच है वो ये प्रयास है और उस तरफ कदम उठाए गए हैं कि रिलायंस का डीएनए ही चेंज कर दो। ये रिलायंस का डीएनए चेंज करने की स्ट्रेटेजी की आज घोषणा हुई है, अर्थात कि रिलायंस ना तो ऑयल कंपनी होगी,
ना जियो कंपनी होगी, रिलायंस विल बिकम ए टेक्नोलॉजी कंपनी। करेक्ट। एक टेक्नोलॉजी कंपनी बनेगी। आप बैंक ऑफ अमेरिका से बात करिए उनके चेयरमैन से, तो वो बोलते हैं हम टेक्नोलॉजी कंपनी है, हम फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, हम अदरवाइज वी आर ए टेक्नोलॉजी कंपनी। रिलायंस आने वाले समय में वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनी सब टेक्नोलॉजी कंपनी होंगी। वो जो टेक्नोलॉजी प्रधान होंगे, उसके टेक्नोलॉजी के माध्यम से तमाम चीजों की डिलीवरी हो। तो रिलायंस ने जो आज घोषणा करी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। रिलायंस ने आज अपने डीएनए चेंज करने की घोषणा करी है और वो टेक्नोलॉजी कंपनी बनने की और अग्रसर हुई है, पहली बात। दूसरी, एनर्जी में अगर आप आते हैं तो 3 चीजों पे आज जोर हुआ। एक तो रिन्यूएबल में खास तौर से जो जोर है वो सोलर और साथ में हाइड्रोजन और सोलर। ये आने वाले समय में एनर्जी के अंदर जो है सबसे बड़ी भूमिका इनकी होगी। मैं बात कर रहा हूं आने वाले 20, 25, 30, 40 साल की। और साथ में एक अन्य चीज की भूमिका बड़ी होगी 2060 के बाद, और वो होने वाली है एटॉमिक न्यूक्लियर पावर और फ्यूजन टेक्नोलॉजी की। क्योंकि जैसे सूरज एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, आपको पता ही है, ऐसे ही उसी टेक्नोलॉजी पर आधारित जो प्रकृति ने बनाए न्यूक्लियर रिएक्टर भारत में भी बनेंगे। हो सकता है रिलायंस ओसोर भी बढ़े, हो सकता है सऊदी अरामको जरूर ओसोर बढ़ेगी, मैं आपको बता रहा हूं। तो इसलिए ये तमाम एक नया जो रिलायंस का पुनर्जन्म आज हो रहा है एक टेक्नोलॉजी कंपनी की शक्ल में। और टेक्नोलॉजी की तरफ जब आप जानते हैं, आपने गूगल को देखा है, आपने एप्पल को देखा है कि स्काई इज द लिमिट। दूसरी बात, अगर भारत 2030 तक 2026 तक भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा, 2025 नहीं बनता तो 2026 की होली तक निश्चित रूप से बनेगा। 10 साल में $10 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो $10 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर भारत बनता है, आप कल्पना करिए जो भारत की टॉप 10 कंपनीज हैं या कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, उनका कितना वॉल्यूम होगा और उनका क्या साइज होगा और उनका टोटल एनुअल जो टर्नओवर कितना होगा, वैल्यूएशन होगा, आप खुद जोड़ के देख लीजिए। तो मेरा ये कहना है कि ये सब सारे जो परिवर्तन हुए हैं जिनकी आज घोषणा हुई है, रिलायंस, मेरे को खबरें मिल रही हैं काफी दिनों से कि टाटा जो है वो भी टेक्नोलॉजी की ओर जाना चाहता है, उनका ध्यान भी अब उधर ज्यादा है। तो कुल मिलाकर के भारत के लिए, भारत के नजरिए से आप देखते हैं, एनर्जी सेक्टर की नजर से देखते हैं, मुझे लगता है बहुत ही सिग्निफिकेंट मूव है। मेरे एक साथी ने कहा कि ये जो रिलायंस ने किया है, ये एक तरीके से जो है फर्स्ट मूवर एडवांटेज, या बोलिए मुझे, ये पायनियर का काम होता है। जो पायनियर का शब्द जो होता है वो इसीलिए होता है। बहुत बढ़िया है, रिलायंस के लिए तो अच्छा है, उनके शेयर होल्डर के लिए अच्छा होगा, मैं ज्यादा उसके बारे में नहीं जानता। लेकिन मैं एक बात नीरज जी आपको बता रहा हूं, भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर है। करेक्ट। मैं इस चर्चा को सर इसीलिए कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं खुद एक रिलायंस की कंपनी में काम कर रहा हूँ। मैंने हमेशा एजीएम के बाद ऐसे 1-1 घंटे के शोज़ किए हैं और ये समझाने की कोशिश की है कि जो बदलाव हो रहे हैं वो उसको समझिए और उसका सिर्फ फ़ायदा कंपनी और उसके इन्वेस्टर्स को नहीं, देश को है। क्योंकि आज जियो के ज़रिए आप देखिए ना, पैंडेमिक में कितने लोगों ने उससे काम किया, फ़ायदा उठाया। तो ये जो एक बड़ा चेंज हो रहा है, जो तनेजा जी कह रहे हैं डीएनए चेंज हो रहा है, या एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज, लीडर की शक्ल में कंपनी खड़ी हो रही है और नए चीज़ों पे काम कर रही है, उसको समझने की ज़रूरत है। मैं एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लूँगा। ब्रेक के बाद इस चर्चा में कुछ और चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूँगा और निवेशकों के लिए भी जो उनके मन में होगा कि इतनी बातें कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि शेयर करना नहीं करना है, वो भी मयूर जी से पूछेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।